मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं ममता शर्मा आदर्श बाल निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय में हिंदी अध्यापिका हूँ। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक कृतिका की भाग 1 से पाठ 2 का अध्ययन कर रहे थे, जिसका नाम है मेरे संग की औरतें और जिसकी लेखिका है मृदुला गर्ग। हमने इसके 3 भागों का अध्ययन कर लिया। आज हम इसके चौथे भाग का अध्ययन करेंगे। क्योंकि ये पाठ है वो बहुत लंबा है, इसलिए हमें पढ़ते हुए इसके 4 या 5 भाग हो जाएंगे। तो सभी स्टूडेंट अपनी बुक निकाल लीजिए, पेंसिल निकाल लीजिए, ताकि हम उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को रेखांकित कर सके जो परीक्षा की दृष्टि से हमारे लिए उपयोगी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम 4 लिखते हैं और तमाम खानदान हमें पढ़ता है। मेरी ससुराल में मुझे कोई नहीं पढ़ता। इस तथ्य को हजम करने में मुझे काफी वक्त लगा। फिर उसके फायदे भी नजर आने लगे। कम से कम घर के भीतर तो मुझे हिंदी आलोचना बुद्धि से 2-4 नहीं होना पड़ता। इसमें लेखिका मृदुला गर्ग हमें बता रही हैं कि हम 4 लिखते हैं, यानी वो 4 बहन भाई थे, वो लिखते थे और उनका जो सारा खानदान था वो उनका लिखा हुआ पढ़ता था, लेकिन उनके ससुराल में उनको कोई नहीं पढ़ता था, यानी उनका लिखा हुआ उनके ससुराल में कोई भी नहीं पढ़ता था। इस तथ्य को, यानी इस बात को उन्हें हजम करने में काफी वक्त लगा कि लेखिका सोचती थी कि मैं तो लिखती हूँ लेकिन मेरे परिवार वाले ही मुझे नहीं पढ़ते हैं। तो इस बात को उन्हें हजम करने में काफी वक्त लगा, लेकिन फिर उसके भी उनको फायदे नजर आने लगे। कम से कम घर के भीतर तो मुझे हिंदी आलोचना बुद्धि से 2-4 नहीं होना पड़ता था, क्योंकि वो कह रहे हैं कि कम से कम कि मुझे वो मेरे घर वाले नहीं पढ़ते थे। इस बात का मुझे यह फायदा नजर आने लगा कि कम से कम मुझे मेरे जो आलोचक हैं वो कम से कम घर में तो नहीं है, क्योंकि जो लेखक होता है उसको आलोचनाएं भी सहन करनी पड़ती है। किसी भी कृति पर कोई भी टिप्पणी कर सकता है, क्योंकि सबके अपने मौलिक विचार होते हैं। तो वो उस बात से, जो लेखक लिख रहा है उस बात से सहमत हो या नहीं हो ये जरूरी नहीं होता। इसलिए लेखिका कह रही है कि कम से कम घर वाले तो मुझे मेरी आलोचना को, हिंदी आलोचना को मुझे घर वालों से तो सहना नहीं पड़ता था। खैर, मैं अपनी नहीं उन अदेगियों की बात कहना चाहती हूँ जो परदादी की मन्नत के नतीजन धरती पर आई और लेखक नहीं बनी। लेखिका कह रही है कि खैर मैं अपनी नहीं करी, लेकिन उन अदेगियों की बात कहना चाहती हूँ जो मेरी परदादी की मन्नत मांगी थी और उसके नतीजे के रूप में वो धरती पर आई थी और वो लेखक भी नहीं बनी। उन्हें सांस लेने की जरूरत कुछ ज्यादा ही हो समझ में आता है। जैसा मेरे पिताजी ने एक बार मंजूर से कहा था, कोई दम नहीं घुलता, सांस लेने की जरूरत ही ज्यादा है। पर यहाँ तो हम तो शेर तो गैर लेखिका बहने सवा शेर। चौथे नंबर वाली रेणु का आलम यह था कि गर्मी की दोपहरी में स्कूल से वापसी पर जब गाड़ी से उससे छोटी बहन अंचला को बस अड्डे से लेने जाती तो रेणु उसे बैठने से इनकार कर देती। उसका कहना था कि यूं थोड़ा सा रास्ता गाड़ी में बैठकर तय करना सामंतशाही का प्रतीक था। तो स्टूडेंट, अपनी यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। गर्मी की दोपहरी में स्कूल से वापसी पर जब गाड़ी उसे छोटी बहन अचला को बस की अड्डे से लेने जाती तो रेणु उसमें बैठने से इनकार कर देती। उसका कहना था कि थोड़ा सा रास्ता गाड़ी में बैठकर तय करना सामंतशाही का प्रतीक था। अब प्रश्न अपना यहाँ से ऐसे बन रहा है कि रेणु गाड़ी में बैठने से क्यों इनकार कर देती थी और उसका क्या मानना था। तो यह अपना उत्तर हो जाएगा, जो शायद था पर साथ ही पिता के अतिरिक्त लाड़ का भी, क्योंकि यह तो साथ ही पिताजी के जो अतिरिक्त लाड़ था वो भी था, और रसोइयों को खाना खिलाकर जल्दी फारिग करने की लाचारी का भी। फारिग करना यानी उनको कार्य से निवृत्त कर देना, कार्य से छुट्टी दे देना, किसको, रसोइयों को।
फायरिंग का मतलब होता है कार्य से निवृत्ति होना और निवृत्ति दे देना। कि रसोई तो वो लेखिका बता रही है, पर जो शायद ये तो था ही, और इसके अतिरिक्त जो पिता का उनका प्यार था, लाड था, वो भी इसका कारण था, और रसोई को खाना खिलाकर जल्दी फायरिंग करने की लाचारी का भी। माँ तो सब चीजों से उदासीन रहती थी, पर पिता काफी घूरते घूमते जब देखते कि अचला गाड़ी में बैठी चली आ रही है और रेणु पीछे पीछे पसीने से तरबतर खरामा 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 यानी धीरे धीरे। वो लेखिका बता रही है मृदुला गर्ग कि माँ तो सब चीजों के प्रति उदासीन रहती थी, चाहे घर में कोई कुछ करे वो उनसे कुछ भी नहीं कहती थी, लेकिन पिताजी थे वो उड़ते भूनते नजर आते थे, यानी उनको गुस्सा आता था कि जब वो देखते थे कि अचला तो गाड़ी में बैठी चली आ रही है और रेणु उसके पीछे पसीने से तरबतर खरामा खरामा, यानी मतलब पसीने से तरबतर होती हुई रेणु है वो पैदल पैदल धीरे धीरे चली आ रही है। बचपन में एक बार चुनौती दिए जाने पर उसने जनरल थिमैया को पत्र लिखकर उनका चित्र मंगवा लिया था, जो एक मोटरसाइकिल सवार जवान आकर उसके हाथ में दे गया था। पड़ोस में उसका रुतबा काफी बढ़ गया था। लेखिका बता रही है कि एक बार बचपन में एक बार उसे चुनौती दिए जाने पर उसने क्या किया, जनरल जो थिमैया था उनसे उनका पत्र लिखकर उनका चित्र उनसे मंगवा लिया था, और जो एक मोटरसाइकिल पर सवार था जो जवान था और उसके हाथ में दे गया था। उससे क्या हुआ कि पड़ोस में उसका है जो रुतबा बढ़ गया। गाड़ी में बैठने के साथ उसे इम्तिहान देने से भी परहेज था। स्कूल तो जैसे जैसे पास कर लिया, पर जब बीए का इम्तिहान देने की बारी आई तो वह अड़ गई। पहले मुझे समझाओ कि बीए करना क्यों जरूरी है। जब मैं इम्तिहान दूंगी अगर मुझे यकीन आ गया कि हाँ कोई फायदा है, वरना नहीं। हमने तरह तरह के तर्क दिए। माँ ने कहा पिताजी से पूछो। अब वो बता रही हैं कि गाड़ी में बैठने के साथ साथ उसे इम्तिहान देने से भी परहेज था। इम्तिहान यानी परीक्षा देने से भी परहेज था, क्योंकि किसे था, रेणु को, कि ना एक तो वो गाड़ी में नहीं बैठती थी, दूसरा उसे परीक्षा देने में भी परहेज था। वो कहती थी कि बीए पास करना क्यों जरूरी है, पहले मुझे ये भी समझाओ। तो माँ तो सभी कामों के प्रति उदासीन रहती थी, तो उसे माँ कहती थी कि आपको इसका क्या फायदा है, क्या नुकसान है, ये बात आपको पूछनी है तो अपने पिताजी से पूछ लीजिए। अपना एक बार यह भी अंडरलाइन करेंगे अपन कि बचपन में क्या चुनौती दी गई थी रेणु को। तो बचपन में एक बार चुनौती दिए जाने पर उसने जनरल थिमैया को पत्र लिखकर उसका चित्र मंगवा लिया था। कि बचपन में रेणु को यह चुनौती दी गई कि जनरल थिमैया का पत्र लिखकर उसका चित्र मंगवाया जाए। तो उसने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया और उनसे उनका चित्र मंगवा लिया था। यहाँ तक आप लोग अंडरलाइन कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। पिताजी ने कहा नौकरी कर पाओगी, शादी कर पाओगी, लोग इज्जत से देखेंगे, वगैरह वगैरह। कोई तर्क विश्वसनीय नहीं लगा, न रेणु को न खुद उन्हें। आखिर उन्होंने इसी कुतर्क का सहारा लिया जो युगों से माँ बाप को काम आता रहा है। कहा बीए करो, क्योंकि मैं कह रहा हूँ करो। रेणु ने बीए कर तो लिया था, पर सिर्फ पिता की खुशी के लिए, यानी पास होने लायक नंबर लाकर। वो कह रही हैं कि उसने जब पूछा रेणु ने कि इम्तिहान पास करना क्यों जरूरी है, बीए पास करना क्यों जरूरी है, मुझे ये बताइए। तब उनके पिताजी ने अनेक तर्क दिए, लेकिन वो उन सबके सामने हार गए और कह रहे हैं और बताया कि जो जर्नली जैसे होता है कि जो माँ बाप कहता है कि अपना जीवन यापन करने के लिए बीए पास होना तो जरूरी है, तब उसने वो ही तर्क को स्वीकार कर लिया और जैसे जैसे बीए पास कर लिया। केवल उनके सिर्फ पास होने जैसे ही नंबर आए थे। सच बोलने में वह माँ से भी 2 कदम आगे है। गनीमत यह है कि आधा समय उसके सच सुनकर लोग सोचते हैं वह मजाक कर रही होगी, इसलिए बिना मेहनत वह लोगों को हंसाए रख लेती है। आज भी उसे कोई इत्र भेंट करता है तो वह कहती है नहीं
कह रही है कि गनीमत यह है कि आधा समय उसके सच को सुनकर लोग सोचते हैं कि वह मजाक कर रही होगी। वह सच बोलती थी तो लोग सोचते थे कि वह मजाक कर रही, इसलिए उसे बिना मेहनत वह लोगों को हंसाए हुए रख लेती थी। और आज भी उसे कोई इत्र भेंट करता है तो वह कहती है नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि इत्र तो उसे चाहिए होता है जो स्नान नहीं करते हैं, मैं तो स्नान करती हूँ। तीसरे नंबर पर चित्रा है, वह कॉलेज पढ़ने को जाती थी पर खुद पढ़ने से ज्यादा दिलचस्पी औरों को पढ़ाने में रखती थी। अब तीसरे नंबर पर उनकी कौन सी बहन थी? चित्रा। और उनकी क्या दिलचस्पी थी, उनकी क्या रुचि थी, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। तीसरे नंबर पर चित्रा है और वह कॉलेज पढ़ने तो जाती थी पर खुद पढ़ने से ज्यादा दिलचस्पी औरों को पढ़ाने में रखती थी, इसीलिए इम्तिहान में उसके अंक कम और उनके शागिर्दों के ज्यादा आते थे। प्रश्न अपना बना, इसको यहाँ तक पूरा अंडरलाइन कर लेंगे कि तीसरे नंबर पर चित्रा की क्या रुचि थी और उनके कम अंक आने के, परीक्षा में कम अंक आने के क्या कारण थे, तो अपना यहाँ तक आप अंडरलाइन कर लीजिए। तीसरे नंबर से लेके शागिर्दों के ज्यादा आते थे, यहाँ तक आप लोग अंडरलाइन कर लेंगे। पर अपनी यहाँ सब चलता था, उसकी शादी का वक्त आया तो उसने एक नजर में लड़का पसंद करके ऐलान कर दिया कि शादी करेगी तो उसी से। मुश्किल यह थी कि हमारे माँ बाप ही नहीं, खुद लड़का भी उसके निर्णय से वाकिफ नहीं था। उसकी शादी का वक्त आया तो उसने एक नजर में एक लड़का पसंद करके ऐलान कर दिया कि वह शादी करेगी तो उसी से। मुश्किल से यह थी कि हमारे माँ बाप ही नहीं, खुद लड़का भी उसके निर्णय से वाकिफ नहीं था कि उसको हमारे माँ बाप ही नहीं कि मैं उस लड़के से शादी करूंगी, हमारे माँ बाप उनसे नहीं जानते थे ये बात, वो लड़का भी नहीं जानता था। पर उसका कहना था वह जो सोच लेती है उसे करके रहती है, तो उसकी शादी उसी लड़के से भी कोई मुश्किल पेश नहीं आई। आती क्यों? उसने कहा मैंने पहली मुलाकात में ही उसे बता दिया था कि मैं जो सोच लेती हूँ वो कर रहता है। अब यहाँ से अपना प्रश्न बन रहा है कि जो चित्रा थी उसने अपनी पहली मुलाकात में ही उस लड़के को क्या बता दिया था, तो आप यहाँ से अंडरलाइन कर लेंगे, मैंने अपनी पहली मुलाकात में उसे बता दिया था कि मैं जो सोच लेती हूँ होकर रहता है। यहाँ तक अंडरलाइन कर लेंगे आप लोग। तो उसने बात आगे खींची ही नहीं, पहली मुलाकात में ही हथियार डाल दिए। उसने वो कह रहा है कि उसमें कोई मुश्किल है, वो उसकी शादी उस लड़के से करने में कोई मुश्किल नहीं आई, क्योंकि उसने चित्रा ने खुद उस लड़के को बता दिया था कि मैं जो सोच लेती हूँ वो करके दिखलाती हूँ। तो लड़की के चित्रा के इस फैसले से वह लड़का भी सहमत हो गया, उसने अपने हथियार डाल दिए। हथियार डालने से मतलब है कि वह इस बात से राजी हो गया। हमने सबसे छोटी बहन अचला काफी दिनों तक कुछ कम खिसी मालूम पड़ती रही। पिता का कहा मानकर पहले अर्थशास्त्र किया, फिर पत्रकारिता में दाखिला लिया, ढंग से पढ़ाई की, पास हुई, फिर पिता की पसंद से शादी भी कर ली, पर उसके आगे लीक पर नहीं चल पाई। घर बार में मन ज्यादा रुचा नहीं और मंजुल और मेरी तरह उम्र के 30 बरस पार करते ही लिखने का रोग लगा लिया। अब लेखिका बता रही हैं कि हमसे सबसे छोटी बहन थी जो अचला थी, तो काफी दिनों तक तो कुछ कम खिसकी मालूम पड़ती रही, लेकिन पिताजी ने उसे कहा कि आप पहले अर्थशास्त्र में पढ़ाई करो, और फिर उसने पहले अर्थशास्त्र किया और फिर उसने पत्रकारिता में दाखिला ले लिया, ढंग से पढ़ाई की तो वह पास भी हो गई, फिर पिता की पसंद से शादी भी कर ली और उससे आगे लीक पर नहीं चल पाई, और घर बार में मन ज्यादा उसका रुझा नहीं, और मंजुल और मेरी तरह उम्र के 30 बरस पार करते ही उसने लिखने का काम जो शुरू कर दिया। अब यहाँ से भी आप अंडरलाइन करेंगे कि उनसे लेखिका की सबसे छोटी बहन का क्या नाम था? अचला, जो क्या करती रही, तो वह काफी दिनों तक उसकी मालूम पड़ती रही और पिता का कहा मानकर पहले अर्थशास्त्र किया और फिर पत्रकारिता में दाखिला लिया। यहाँ तक अंडरलाइन करेंगे। पिता का कहना मानकर उनकी छोटी बहन अचला ने क्या किया? पिता का कहा मानकर, यहाँ से अंडरलाइन करेंगे, पिता का कहा
किया और फिर पत्रकारिता में दाखिला ले लिया। इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। ये अपने छोटे छोटे प्रश्न हैं, एक एक नंबर के जो परीक्षा में आते हैं, और जो अपने 6 नंबर की जो प्रसंग और व्याख्या आती है उसमें भी ये हमारे लिए उसकी दृष्टि से भी, जो प्रसंग और व्याख्या की दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं। ढंग से पढ़ाई की, पास हुई, फिर पिता की पसंद से शादी कर ली और उसके आगे लीक पर नहीं चल पाई। घर बार में मन ज्यादा ऊंचा नहीं और मंजिल और मेरी तरह उम्र के 30 बरस पार करते ही लिखने का रोग लगा लिया। एक बार हमने एक सी रही। घर बार को परंपरागत तरीके से हमने भले न चलाया हो, उसे तोड़ा भी नहीं। शादी एक बार की और उसे कायम रखा, चाहे तलाक के कगार पर खड़ी चली हो, पर कगार तोड़ डूबी नहीं। शायद इसलिए कि जैसा मैंने अपने पहले उपन्यास में लिख डाला था, हम सभी विश्वास करती रही होगी कि मन बदलने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। घर के भीतर रहते हुए भी अपनी मर्जी से जी लो तो काफी है। लेखिका बता रही है कि एक बार हमने एक सी रही कि घर बार में जो परंपरागत तरीके से हमने भले न चलाया हो, कि जो घर है वो जो परंपरागत तरीके से चलाते हैं वो हमने भले ही नहीं चलाया हो, लेकिन उसे तोड़ा भी नहीं, क्योंकि शादी को हमने जो एक बार शादी कर ली थी उसको कायम रखा था, चाहे वो तलाक के कागार पर ही क्यों आ गया हो। लेकिन उन्होंने, लेखिका बता रही है कि हमने ये सोच लिया था कि शादी तोड़ने से किसी भी समस्या का हल नहीं होता है, तो और कोई भी और मर्द बदलने से अपना कोई भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है। अगर घर के भीतर रहते भी अपनी मर्जी से जी ले तो काफी है। अब यहाँ से आप अंडरलाइन कर लेंगे कि घर बार के लेखिका ने अपनी क्या परंपरा को कायम रखा, तो शादी की एक बार की उसे कायम रखा, और चाहे तलाक की, यहाँ से लेके कर लेंगे आप लोग कि शादी घर बार को यहाँ से करेंगे। घर बार को परंपरागत तरीके से हमने भले न चलाया, यहाँ से लेके और प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। घर के भीतर रहते हुए अपनी मर्जी से जी लो तो काफी है। यहाँ तक आप लोग अंडरलाइन कर लेंगे कि लेखिका का क्या दृष्टिकोण था, वो बात भी इसमें आ जाएगी। शादी के बाद में बिहार के ऐसे छोटे कस्बे जिसका नाम है डालमिया नगर में रही, जहां मर्द औरतें चाहे पति पत्नी क्यों न हो, पिक्चर देखने भी जाते तो अलग अलग दड़कों में बैठते। मैं दिल्ली से कॉलेज की नौकरी छोड़कर वहां पहुंची थी और नाटकों में अभिनय करने की शौकीन रही थी। मैंने उनके चलन से हार नहीं मानी। साल भर के भीतर उन्हीं शादीशुदा औरतों को पराये मर्दों के साथ नाटक करने के लिए मना लिया। अगले 4 साल तक हमने कई नाटक किए। अकाल राहत कोष के लिए उन्हीं के माध्यम से पैसा भी इकट्ठा किया। लेखिका बता रही है कि शादी के बाद क्या हुआ, वो बिहार के ऐसे छोटे कस्बे में गई, डालमिया नगर में रही, जहाँ पर जो मर्द औरतें होते थे, जो चाहे पति पत्नी ना हो, वो साथ में पिक्चर देखने साथ नहीं जाते थे, अलग अलग जाते थे, और अगर साथ चले भी जाते तो पिक्चर देखने के लिए अलग अलग दड़कों में बैठते थे, यानी अलग अलग जगह पर बैठते थे। और लेखिका थी वो दिल्ली में कॉलेज की नौकरी छोड़कर वहां पहुंची थी, और वहां उसने ऐसा वातावरण देखा तो वह एकदम से थोड़ी मायूसी हो गई, लेकिन उन्हें हिम्मत नहीं हारी, और वहां के जो औरतें थी वह उनको पराये मर्दों के साथ नाटक करने के लिए तैयार कर लिया। और अगले 4 साल तक उन्होंने कई नाटक भी किए। अकाल राहत कोष के लिए पैसा उन्होंने उन नाटकों के माध्यम से इकट्ठा किया और उनको दिया। वहां से निकली। अब यहाँ से भी अपना प्रश्न बन रहा है कि जब शादी के बाद लेखिका जब छोटे कस्बे डालमिया नगर पहुंची तो उन्हें वहां किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा और उन्होंने इसके लिए क्या उपाय किए, तो ये भी आप इसको पूरा कोष्टक में कर लीजिए, पैसा इकट्ठा किया तक। आगे बढ़ते हैं। वहां से निकली तो कर्नाटक के और भी छोटे कस्बे बांगलकोट में पहुंच गई। तब तक मेरे 2 बच्चे हो चुके थे जो स्कूल जाने लायक उम्र पर पहुंच रहे थे, पर वहां कोई ढंग का स्कूल नहीं था। लेखिका कह रही है, मैं वहां से निकली तो कर्नाटक के और भी छोटे कस्बे में, कर्नाटक का एक जो छोटा कस्बा है जिसका नाम है बांगलकोट, वहां पहुंच गई
तो तब तक लेखिका के 2 बच्चे हो चुके थे जो स्कूल जाने लायक उम्र पर पहुंच रहे थे, पर वहां कोई ढंग का स्कूल भी नहीं था। लोगों की राय पर मैंने पास के कैथोलिक विश्व से दरख्वास्त की कि उनका मिशन वहां के सीमेंट कारखानों की आर्थिक मदद से हमारे कस्बे में एक प्राइमरी स्कूल खोल दे। पहले उन्होंने कहा, चूंकि इस प्रदेश में क्रिश्चियन जनसंख्या कम थी, इसलिए वे वहां स्कूल खोलने में असमर्थ थी। मैंने गैर क्रिश्चियन बच्चों को भी शिक्षा पाने के लायक सिद्ध करते हुए अपना इसरार यानी आग्रह जारी रखा। तब उन्होंने कहा, हम कोशिश कर सकते हैं, बशर्ते आप हमें यकीन दिलाएं कि वह स्कूल अगले 100 वर्ष तक चलता रहेगा। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, स्कूल की छोड़िए, किसी के भी बारे में यकीन नहीं दिलाया जा सकता कि वह अगले 100 वर्ष तक चलेगा। वे भी गुस्सा खा गए, बोले, खुदा का लाख शुक्र है, बच्चों के लिए पढ़ पाने की समस्या आपकी है, हमारी नहीं। लेखिका बता रही हैं कि लोगों की राय पर वो मेरे पास के कैथोलिक विश्व से दरख्वास्त की कि उनका एक मिशन वहां के सीमेंट जो कारखानों की आर्थिक मदद से हमारे कस्बे में एक प्राइमरी स्कूल खोल दे। और उन्होंने कहा कि चूंकि उस प्रदेश में क्रिश्चियन की जनसंख्या है वो कम है, इसलिए वह वहां स्कूल खोलने में असमर्थ है। लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने गैर क्रिश्चियन बच्चों को भी शिक्षा पाने के लायक सिद्ध करते उनसे इसरार यानी उनसे जो आग्रह है वो जारी रखा। तब उन्होंने कहा कि हम कोशिश करते हैं, बशर्ते आप हमें यकीन दिलाए कि यह स्कूल है अगले 100 वर्षों तक चलेगा। तो इस बात पे लेखिका को गुस्सा आ गया कि मैं कैसे यकीन दिला सकती हूँ कि ये स्कूल है वो अगले 100 वर्ष तक चलेगा। तो लेखिका बता रही हैं, तो जब मेरे को गुस्सा आ गया तो उनको भी गुस्सा आ गया। वो बोले कि खुदा का लाख शुक्र है कि बच्चे पढ़ पाने की जो समस्या है वो आपकी है, हमारी नहीं है। यहाँ से भी आप लोग अंडरलाइन कर लेंगे कि लेखिका ने कैथोलिक विश्व से क्या दरख्वास्त की और उन्होंने उनको क्या उत्तर दिया। यहाँ से मैंने पास के कैथोलिक से और ये मेरी नहीं है तक कोष्टक में लगा लीजिए। ये अपने लघुत्रात्मक प्रश्न का उत्तर बन रहा है। मैंने पास के कैथोलिक विश्व से दरख्वास्त की, यहाँ से पाने की समस्या आपकी है, यहाँ तक आप लोग अंडरलाइन कर लेंगे। बात कड़वी थी पर 100% सच। लेखिका कह रही है ये बात कड़वी तो थी पर 100% सच थी। सच के आगे से झुकाने की हमारे बचपन की आदत थी। सो मैंने तय किया कि मैं खुद अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़